हेलो बच्चों, पिछले क्लास से हम तलाश पाठ का सारांश रूप देख रहे हैं। तो आज हम तलाश पाठ के अंतिम 3 बिंदु देखेंगे। पहले क्लासेस में हमने पहले 3 बिंदु देखे थे, तो आज हम अंतिम 3 बिंदु देखेंगे। इसमें पहला बिंदु है भारत माता, दूसरा है भारत की विविधता और एकता, और अंतिम बिंदु है जन संस्कृति। तो पहले हम देखते हैं कि भारत माता इस बिंदु में हमें क्या बताया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि नेहरू जी भारत के गांव और देहातों की ओर आकर्षित हो गए थे। वे भारत के देहात और गांवों की संस्कृति सभ्यता के बारे में खोज कर रहे थे। तब ऐसा लगता था कि जैसे इन गांवों के लोगों ने ही नेहरू जी को जैसे भारत से अवगत कराया था। मतलब भारत की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, गांव क्या है, देहात क्या है, और इन देहातों से और गांवों से कैसे भारत बनाया है, इन सभी बातों से भारत से अवगत इन गांव के लोगों ने ही नेहरू जी को कराया था। तो बच्चों, नेहरू जी सब भारतीयों के मध्य जब जाते थे या किसानों के मध्य जाते थे, तो इन भारतीयों को, किसानों को वे संदेश देना चाहते थे कि हमारा भारत महान है, हम इसी के हिस्से हैं, मतलब हम हमारे देश के हिस्से हैं और हमें इसकी महत्ता को समझना होगा। वो बार बार लोगों को संदेश देना चाहते थे, भारत के प्रति उन्हें जागृत करना चाहते थे कि हमारा देश भारत महान है और हम इसी देश के हिस्से हैं और इस महत्व को हमें समझना ही होगा। और बच्चों, यह संदेश जो नेहरू जी देना चाहते थे, उसके लिए वे क्या करते थे, जब भी वह किसी सभा में जाते थे तब वे लोगों को इस बात से अवगत कराते थे कि हमें इस विशाल देश को स्वतंत्र कराना है और हमें इसके लिए सब मिलकर संघर्ष करना है। तो बार बार लोगों को इस बात से अवगत कराते थे कि किसी सभा में जाए या इन लोगों के मध्य जब जाते थे तो बार बार इस बात से अवगत कराते थे कि कुछ भी हो, हमें देश के लिए संघर्ष करना है और हमें हमारे देश को आज़ाद करना ही है। तो बच्चों, नेहरू जी जब लोगों को इस बात के लिए विश्वास में लेते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे, तब वे उन्हें कहते थे कि हमारा भारत का हर हिस्सा भिन्न है, लेकिन भिन्न होते हुए भी एक है और हम सबका ही नाम भारत है। लोगों को विश्वास में लेते थे, वे उन्हें बताते थे कि हमारे भारत का हर एक हिस्सा भिन्न है, उसकी रचना अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी ये जो भारत है ये है और ये जो भारत है हम सबसे मिलकर ही बनता है और हम सबका ही नाम भारत है। तो इसके लिए नेहरू जी ने पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी किसानों की समस्याओं की जानकारी इन लोगों को दी। उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि देश के सारे किसान इसी दौर से गुजर रहे हैं, मतलब सभी की समस्या एक जैसी है। सभी जो लोग हैं गरीबी, कर्ज, जमींदारी, लगान, पुलिस के अत्याचार जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। मतलब ये जो भारत है इसी दौर से गुजर रहा है। बच्चों, नेहरू जी ने इस बात को भारत के संघर्ष का आधार बनाया, यानी लोगों को प्रेरित करने के लिए इस बात को आधार बनाया, भारत की स्थिति को आधार बनाया और इस बात से भारत की एकरूपता दिखाते हुए लोगों को देश के लिए संघर्ष करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। वे लोगों को कहना चाह रहे थे कि हम भारत के साथ इस विराट विश्व के भी हिस्से हैं, सिर्फ हम भारत का हिस्सा नहीं है, तो हम इस विराट विश्व के भी हिस्से हैं। तो इसके लिए हमारे देश का अस्तित्व रखना बहुत ज़रूरी है, तो हमें सब मिलकर आगे बढ़ना ही है। तो बच्चों, इन बातों से किसानों में भारत के प्रति जैसे प्रेम जागने लगा। नेहरू जी के बातों का इतना प्रभाव उन पर पड़ने लगा कि इन लोगों में भारत के प्रति प्रेम जागने लगा। मतलब बच्चों, जब भी नेहरू जी किसी सभा में पहुंचते थे, उनके बातों का इतना प्रभाव था तो उनका स्वागत भारत माता की जय इस नारे से किया जाता था। जैसे नेहरू जी किसी सभा में पहुंचते थे तो एक ही नारा गूंज उठता था, भारत माता की जय। तब नेहरू जी उन्हें इस वाक्य का आशय पूछते थे कि भारत माता की जय, ये जो नारा आप लगाते हो इसका आशय क्या है। तब क्या होता था, उनसे फिर से एक आवाज गूंज उठती थी। उसका उत्तर कैसे देते थे, भारत माता हमारी धरती है, ये भारत की प्यारी मिट्टी है, इसलिए हम भारत माता की जय कहते हैं। तब नेहरू जी उन्हें फिर से समझाते थे कि मिट्टी किसी भी गांव की, जिले की, राज्य की नहीं, तो ये मिट्टी पूरे भारत की मिट्टी है और जो पहाड़, नदियाँ, जंगल और भारत की जनता, मतलब जो भी इस भारत में है वे सभी भारत के हिस्से हैं और भारत माता का यही अर्थ है। तब बच्चों, ये विचार इन लोगों के दिलो दिमाग में
बैठता था उनकी आंखें चमकने लगती थी और ऐसे लगता था कि मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। नेहरू जी की बातों का इतना प्रभाव था। नेहरू जी जब भारत माता का अर्थ समझाते थे तो वह बात उनके दिल दिमाग में बैठ जाती थी और ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने कोई नई खोज कर ली हो। तो बच्चों, यहाँ पर भारत माता ये बिंदु पूर्ण हो जाता है। अब हम अगला बिंदु देखेंगे, भारत की विविधता और एकता। तो बच्चों, इस बिंदु में नेहरू जी हमें बताते हैं कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। भारत में प्रांतीय भिन्नता है, खान पान, रहन सहन, पहनाव, भाषा आदि में विविधता झलकती है, फिर भी हमारा भारत एक है। तो बच्चों, भारत के विभिन्न प्रांत बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, गुजराती, पंजाबी ऐसे अनेक भाषा हमारे प्रांतों में होते हुए भी उनकी अपनी अलग पहचान होते हुए भी सभी के गुण दोष समान है। यानी हमारे देश में हर तरफ भिन्नता है, यानी खान पान में भिन्नता है, रहन सहन में भिन्नता है, पहनाव में भिन्नता है, भाषाओं में भिन्नता है, सबके गुण दोष में भी भिन्नता है। गुण दोष भी सबके देखे जाए तो समान है, फिर भी हमारा भारत एक है। तो बच्चों, भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो भी इस भारत की संस्कृति में आ जाता था, सभ्यता में आ जाता था, तो कुछ पीढ़ियों के बाद वो भारतीय हो जाता है। यानी भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो सबको अपने में समा लेती है। तो जो भी संस्कृति हमारे देश में आती थी वह संस्कृति भारत की हो जाती थी। और बच्चों, नेहरू जी इस विविधता भरे सुंदर भारत को सहेज कर रखना चाहते थे। तो ये जो हमारा विविधता भरा भारत है, सुंदर भारत है, इसे संभाल कर सहेज कर रखना चाहते थे। तो बच्चों, इस तरह नेहरू जी ने भारत में विविधता होते हुए भी किस तरह एकता है इसके बारे में बताया है। अब हम अगला बिंदु देखेंगे, जन संस्कृति। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि भारत में इतनी विविधता है फिर भी सभी का मेल इस प्रकार था कि किसी को अलग करना असंभव था। यानी हमने देखा कि सभी बातों में यहाँ विविधता है, फिर भी इन लोगों में ऐसा मेल है कि इन्हें एक दूसरे से अलग करना बिल्कुल असंभव है। और उन्होंने सभी स्थानों में पाया पूरी तरह से अशिक्षित और निरक्षर लोग जो थे, भारत की पृष्ठभूमि के हिस्सेदार जो थे, सभी भारत के ये जो लोग थे, ये महाकाव्य जो हमारे भारत के महाकाव्य है रामायण और महाभारत, इनका ज्ञान रखते थे। मतलब ये जो भारत की खोज कर रहे थे नेहरू जी, जो अलग अलग स्थानों पर जा रहे थे, गाँव देहातों में जा रहे थे, अशिक्षित निरक्षर लोगों के बीच जा रहे थे, जो भारत के हिस्सेदार थे, उन लोगों को, सभी लोगों को जो भारत के दो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, इनका पूरा ज्ञान था। इसी के साथ उन्हें सैकड़ों पद भी याद थे जिनका उपयोग वे अपनी बातचीत में इसका प्रयोग किया करते थे। यानी जो भी भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत है, इसके साथ जो पद भारत में उनकी रचना हो गई थी, वे उन्हें बिल्कुल याद थे और उसका उपयोग वह रोज के व्यवहार में किया करते थे। और नेहरू जी ने एहसास किया कि ग्रामीण अनपढ़ लोग भी इतनी बौद्धिक शक्ति रखते हैं कि वे सही गलत का विश्लेषण आसानी से करने में सक्षम थे। हम कहते हैं कि जो गरीब ग्रामीण लोग हैं, उन्हें जो बौद्धिक शक्ति है वो उतनी ही नहीं होती, लेकिन नेहरू जी को एहसास हुआ कि ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो देहाती लोग हैं, इनमें बौद्धिक शक्ति इतनी है कि वे सही गलत का विश्लेषण आसानी से करने में सक्षम है। तो बच्चों, नेहरू जी भारत के स्त्री पुरुष के बारे में बताते हैं कि भारतीय पुरुष जो थे वे बलिष्ठ देह, सीधे साधे, साफ व्यवहार वाले, और जो महिलाएं थी उन महिलाओं में प्रेम, ममता, गरिमा, संतुलन के साथ दुख से भरा चेहरा भी देखता था। तो नेहरू जी हमें ये भारत के स्त्री पुरुष के बारे में बताते हैं तो वे कहते हैं कि जो देश के पुरुष थे वो बलिष्ठ थे, साफ व्यवहार वाले, सीधे साधे थे, और जो महिलाएं थी उनमें प्रेम, ममता, गरिमा तो था, संतुलन था, लेकिन उनके चेहरे पर दुख भी दिखाई देता था। तो दुख भरा चेहरा क्यों था? तो चारों ओर गरीबी, कठिनाइयाँ जो थी वो उनके चेहरे पर झलकती थी। फिर भी बच्चों, इतना सब होते हुए भी भारत के आधारभूत तत्वों को कोई नहीं हिला सका। यानी देश में इतनी उथल पुथल थी कि अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहे थे, उसी के साथ विविधता भी थी, जो अलग अलग संस्कृति भारत में आ रहे थे। इतना होते हुए भी जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, उसके जो आधारभूत तत्व है, जो मूल्य है, उनको कोई हिला नहीं सका।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा तलाश पाठ पूरा हो जाता है। धन्यवाद।